लिखा है ऐसा भी क्वेश्चन आया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के गुण दोष की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो लिखा है इसमें पहला गुण लिखा है एक्यूरेसी। क्या लिखा है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पेपर पर की जाने वाली अकाउंटिंग की तुलना में अधिक एक्यूरेट होती है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हमें केवल डेटा इंटर करना होता है, बाकी की गणनाएं कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे कार्य जो कंप्यूटर स्वयं कर लेता है, जैसे रिकॉन्सिलेशन, पीरियड एंड एडजस्टमेंट आदि। क्लियर? तो एक्यूरेसी बोल दिया गया, मतलब वाकई में कंप्यूटर पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हम करते हैं, कई बार हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा ऐसा काम नहीं होता है। स्पीड, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर तेज गति से कार्य करने के लिए जाना जाता है, और जहां तक अकाउंटिंग की बात है, यह मैनुअली अकाउंटिंग से कई गुना तेज है। कंप्यूटर पर कई प्रकार की रिपोर्ट्स को बस एक क्लिक के माध्यम से बना सकते हैं, जो कि मैनुअल अकाउंटिंग में बहुत समय लगता था। पहले क्या होता था, जैसे कोई भी चीज की पोस्टिंग करनी है, खतौनी करनी है, कोई लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो लंबा वक्त लगता था। लेकिन अब हमारे पास टैली के अंदर स्पीड के कारण हमारा क्या होता है, एक क्लिक से हमारा कार्य हो जाता है। सिक्योरिटी, कंप्यूटर हमें नए सॉफ्टवेयर की सहायता से कई सिक्योरिटी फीचर्स उपलब्ध कराता है। यह हमें पासवर्ड सुरक्षा तथा एक्सेस कंट्रोल की सुविधा उपलब्ध कराता है। कॉस्ट इफिशिएंट, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मैनुअली अकाउंटिंग की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती और सस्ता विकल्प है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी कम कीमत पर अच्छे फीचर्स वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती हैं। राइट? ऑटोमेशन, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पर कार्य करना बहुत सरल होता है। कई ऐसे कार्य होते हैं जो कंप्यूटर अपने आप पूरे कर देता है, जैसे बिलों में प्रविष्टि किए गए आइटम के अनुसार अपने आप डिस्काउंट काटना तथा टैक्स की गणना करना। यदि हम उसको इनेबल कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद कर लेता है। और जबकि हम जैसे हमने खरीदा 10 आइटम खरीदे, 10 कंप्यूटर खरीदे और एक कंप्यूटर 25,000 रुपये का, तो हमें गुणा नहीं करना पड़ता। टैली सेल्फ क्या करती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके मूल्य निकाल लेती है। यदि उसमें जीएसटी लगा है तो ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कर देती है। तो ये सारे फीचर्स ऑटोमेशन के अंतर्गत आते हैं। मिनिमाइज कैलकुलेशन एरर, कंप्यूटर द्वारा की गई गणना त्रुटि मुक्त होती है। कंप्यूटर तभी कोई त्रुटि करता है जब यूजर से डेटा जो प्रविष्ट किया गया है उसमें कोई एरर है तो त्रुटि करेगा, नहीं तो नहीं करता है। अब अकाउंटिंग के दोस्त देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की कुछ हानियां भी है। हाई कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर और उससे जुड़े सामान काफ़ी महंगे होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की मेंटेनेंस, रिपेयर आदि भी काफ़ी महंगा होता है। समय समय पर कंप्यूटर के नए वर्जन आते रहते हैं, जिससे हमारा पुराना सिस्टम अपडेट हो जाता है और हमें उसे अपग्रेड करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। ट्रेनिंग कॉस्ट, कंप्यूटर को अपडेट करना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए यूजर को प्रशिक्षण की जरूरत होती है तथा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मतलब ये उसकी कमियां हैं। टाइम कंज्यूम, यदि सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तो कई बार उसे ठीक कराने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तथा डिटेक्ट होने का भी डर रहता है। ये बात सत्य है। मे बी हैक, आज के इस आधुनिक युग में सिस्टम की सिक्योरिटी को हैक करना कठिन कार्य नहीं है। हैकर्स के द्वारा सिस्टम में वायरस और मालवेयर को प्रवेश कराया जाता है, जिससे यूजर के डेटा को खतरा रहता है। हालांकि नई पीढ़ी के कंप्यूटर मजबूत सिक्योरिटी के साथ है ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके। हेल्थ इश्यूज, कंप्यूटर पर कार्य करने में आंखों पर बुरा असर होता है तथा लंबे समय तक कंप्यूटर पर कार्य करने से मस्कुलर पेन की भी समस्या पैदा हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा रहता है, हम कई लोगों के सिर में देखा होगा पट्टा तुमने, तो ये बहुत सारी समस्याएं भी है। तो ये इसकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लाभ और हानियों की बात की गई, तो जी मन से भी लिख सकते हो तुम, जो इसमें लिखी वो तो लिख ही सकते हो, लेकिन मन से भी लिख सकते हो। फिर लिखा है, फिर तो यही आ गया। अब आया बैंक रिकंसिलेशन और बजट क्या है। सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है,
बैंक रिकंसिलेशन और बजट क्या है। तो हमें बैंक रिकंसिलेशन आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अरे एक ऐसा विवरण पत्र जो बैंक इसके बैंक और कंपनी के हिसाब किताब को मिलाने के लिए जो पत्र तैयार किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं बैंक समाधान विवरण पत्र में। बैंक समाधान विवरण को परिभाषित कीजिए, बैंक समाधान विवरण पत्र के महत्व को समझाइए, बैंक समाधान विवरण पत्र क्या है, बैंक समाधान विवरण बनाने की प्रक्रिया, बैंक समाधान विवरण पत्र को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकताओं को समझाइए, बैंक समाधान विवरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो बैंक समाधान विवरण है क्या। आजकल प्रत्येक व्यापारी बैंक में चालू खाता खोलता है और सभी व्यापारी लेन देनों को बैंक के द्वारा ही करते हैं। इसके लिए व्यापारी के पास 3 खाने वाली रोकड़ बही होती है और बैंक उसका लेखा उसकी पासबुक में करती है। इस प्रकार रोकड़ पुस्तक और पासबुक की बाकियों का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है, काई की रोकड़ पुस्तक और पासबुक की बाकियों को मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बैंक समाधान पत्र। इसका मतलब ये हुआ, कई बार ऐसा होता है जब हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं और बैंक से पैसा निकाल लेते हैं और कई बार बैंक हमारे खाते से पैसे काट लेती है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। हम कहते हैं हमारे खाते में 10,000 जमा होना चाहिए, बैंक कहती तुम्हारे पास तो 9,000 बचे। कितने बचे? तो इन 9,000 और 10,000 के बीच में जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है उसके मिलान के लिए जो पत्र तैयार किया जाएगा उसे आप क्या कहेंगे, समझ गए ना। बैंक की पासबुक और हमारी रोकड़ पुस्तक जो बनाई है, रोकड़ वही जो बनाई है, उसके मिलान के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाएगा उसे आप क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। राइट। आर.जी. विलियम्स के अनुसार बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट की गई बाकी, ग्राहक की रोकड़ पुस्तक में बैंक की बाकी का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे अधिकोष समाधान विवरण पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इनके अनुसार, बैंक समाधान विवरण पत्र को क्या कहते हैं, अधिकोष समाधान विवरण पत्र कहते हैं। किसके अनुसार, आर.जी. विलियम के अनुसार। किसके, क्या लिखा है इनने, फिर से सुन लो परिभाषा को। बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट की गई बाकी, क्या लिखा है, बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट की गई बाकी, ग्राहक की रोकड़ पुस्तक में बैंक की बाकी का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकोष समाधान विवरण पत्र। माने ग्राहक और बैंक की पुस्तक जो अलग अलग होती हैं उनके दोनों के बीच के जो बाकियों का मिलान किया जाता है उसके लिए जो विवरण पत्र बनाया जाएगा तो आर.जी. विलियम्स के अनुसार कह दिया गया उसे अधिकोष समाधान विवरण। राइट। बैंक एक ऐसा संस्थान है जो मुद्रा मनी में व्यवहार करते हैं। बैंक का मुख्य व्यवसाय जमा पर रुपये स्वीकार करना तथा उसे जमा को ब्याज पर उधार देना। बैंक का 2 ही काम तो होता है, एक तो बैंक से निकालना और जमा करना, एक कार्य हो गया। दूसरा जो बैंक में पैसा जमा है उस पैसे को उचित ब्याज दर पर अन्य जनता को देना, तो उसे क्या कहा गया है, बैंक। तो बैंक के 2 ही मूल सिद्धांत है, जमा करना और जमा पैसे को उचित ब्याज पर जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसके आधार पर आपको उसकी सेवाओं का लाभ दिया जाए। बैंक हमें 3 खातों में मुद्रा मनी जमा करते हैं। चालू खाता, माने बैंक में कितने खातों में हम पैसे जमा करते हैं, चालू खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता। जी क्या होते हैं, चालू खाता क्या कहलाता भाई, चालू खाता एक ऐसा अकाउंट होता है जो हर व्यापारी का होता है जिसकी अनलिमिटेड डिपॉजिट विड्रॉल की कैपेसिटी होती है, माने कितने भी जमा कर सकता है, कितने भी निकाल सकता है, लेकिन इसमें मिनिमम जो अभी वर्तमान का डिपॉजिट है 10,000 रहता है, उस खाते में कम से कम कितना होना चाहिए जमा। इससे कम रखोगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेंगे, 10,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अब 10,000 के अलावा कोई ब्याज नहीं मिलता इस अकाउंट पे। 1 करोड़ भी रुपया जमा होंगे 0% ब्याज मिलेगा। कितना, माने कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपको।
और उल्टे हर साल आपको चार्जेस भी पेड करना पड़ेंगे। ऐसे अकाउंट को क्या कहा गया है? चालू खाता। जब भी चालू तुम्हारे खाते तुम्हारा कौन सा खाता है बैंक में बताओ? हाँ, तो बात हम काय की कर रहे थे? खाते। तो खाते हमारे पास जो होते हैं, हमारा सेविंग खाता होता है, बचत खाता होता है, और ज्यादातर मोस्टली हम कहते हैं चालू खाता है हमारा। क्या कहते हैं? चालू खाता कौन खुलवाता है? ये दिमाग में रखना। किसका खुलता है? तुम्हारा भी खुल सकता है, लेकिन चालू खाते की सीमाएं क्या है, क्या फायदे, क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान मुझे है कि आपके 10,000 रुपए हमेशा के लिए डिपॉजिट हो जाएंगे जब तक वो आपको खाता खोलना है। दूसरा, उस पर कभी कितने भी पैसे जमा कर दो, क्या नहीं मिलेगा? ब्याज नहीं मिलेगा। और दूसरा, उलट के आपको मेंटेनेंस चार्ज 500-600 रुपए हर साल आपको आपके खाते से काट लिए जाएंगे। राइट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये उसके नुकसान है। लेकिन फायदे क्या है? आप 1 करोड़ भी 1 सेकंड में निकाल सकते हो, 10 करोड़ भी आप जमा कर सकते हो। ये फायदे हो गए। आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है कि नहीं अब पैसे नहीं है, उनको देना पड़ेंगे बैंक को, क्योंकि वो व्यापारी है। राइट? और दूसरा, सेविंग खाते में फायदे क्या है? सेविंग खाता क्यों रखता है बैंक? सेविंग खाता मतलब जैसे जब भी हम बैंक में हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो हम कहाँ डाल देते? बैंक में डाल देते। बैंक में क्या होता है, एक हमारे प्रकार जैसे गुल्लक होती थी घर में, गुल्लक में हम डालने से हमारा ब्याज नहीं मिलता था, हमें उसका कोई फायदा नहीं होता था। जितना पैसा डालते थे उतना ही पैसा हमारा जमा हो। अब उस गुल्लक को हमने कहाँ रख दिया? बैंक में रख दिया। कहाँ रख दिया? जितने भी पैसे होते हैं हम कहाँ डाल देते हैं? बैंक के खाते में डिपॉजिट कर देते हैं। और बैंक क्या करती है? 3% 4% ब्याज, वर्तमान में 3 से शायद 3 या 4 से कम हो गया है, इतना सेविंग अकाउंट पर ब्याज देने का उसमें प्रावधान रहता है। राइट? तो उसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता, उल्टा लौट के हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और एक और होता है, कौन सा बोला था अपन ने? स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। माने एफडी बनवाते हो आप। क्या बनवाते हो? लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। लॉन्ग टाइम माने शॉर्ट टाइम, और लॉन्ग टाइम माने लघु और दीर्घ। ऐसे बनाते हैं कि उन्होंने 5 साल के लिए हमारे पास 50 लाख रुपए जमा कर दो, 50 लाख को 9% ब्याज देंगे, 8% ब्याज देंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। उसके पहले निकालोगे तो आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा, और यदि आप फिक्स टाइम पे निकालोगे तो क्यों? क्योंकि बैंक क्या करती है, फिर उस पैसे को 12% ब्याज में कहीं और दे देती है। क्या कर देती है? जो पैसा तुमसे लेती है, फिक्स तो हो गया कि 5 साल तक आप मांगोगे नहीं हमसे, तो 5 साल क्या कर देती है? वो दूसरी जगह क्या कर देती है? ब्याज पे दे देती है। तो उसको 3% 4% का ब्याज मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? तो ऐसा पूरा बैंक हमारा काम करती। तो हमारे 3 प्रकार के खाते होते हैं। फिर हमारे पास होता है और भी खाते होते हैं जिनमें डिपॉजिट नहीं होता है, जैसे बैंक ओडी अकाउंट। क्या होता है? उसमें केवल ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा दी जाती है। मतलब पैसा नहीं भी है तब भी आप बैंक के खाते से पैसा निकाल लो, फिर जमा कर दो। जितना पैसा तुम निकालोगे उस पर ब्याज देने का प्रावधान होता है 12% की दर से। तो बैंक ओडी अकाउंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैंक ओडी अकाउंट। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैंक समाधान विवरण पत्र के बाद बैंक से व्यवहार करने पर व्यवसायी तथा बैंक अपनी अपनी पुस्तकों में प्रत्येक व्यवहार को लिखते हैं। बैंक की पुस्तक को पासबुक तथा व्यवसायी की पुस्तक को कैश बुक कहते हैं। समय समय पर व्यवसायी कैश बुक का मिलान पासबुक से करता है, परंतु कुछ कारणों से कैश बुक तथा पासबुक के शेष का मिलान नहीं हो पाता है। बैंक समाधान विवरण इन कारणों का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। एक कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। मतलब बैंक समाधान विवरण पत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि हम बैंक और हमारे बीच में जो क्या विवादास्पद स्थितियां जनरेट हो जाती है उनको समाधान करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते, इसलिए उसका भी महत्व है। फिर लिखा है चेक वसूल
क्यों बनाए जाते हैं बैंक समाधान विवरण पत्र, क्यों जरूरी है? तो उन्होंने बोला, महत्व ही में समझाया, चेक वसूली के लिए भेजे गए लेकिन वसूल नहीं हुए। मतलब कुल मिला के कहा गया है चेक वसूली के लिए भेजे गए लेकिन वसूल नहीं हुए। तो मैं किसी ने चेक दिया और बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने कहा नहीं आए पैसे उसके, क्या बैंक में भेजे गए लेकिन 10 दिन तक कहां पड़ा रहा, दूसरी बैंक का था तो उधर कलेक्शन के लिए गया, टाइम लग गया। तुम कह रहे हैं कि भैया क्यों बनाया गया? क्योंकि आज 10 तारीख को दिया था लेकिन 25 तारीख तक वो बैंक में हमारे खाते में पैसा ही नहीं आया, तो 25 दिन का डिफरेंस रहा। तुमने कहा हमारे तो आज खाते में इतना था, 10 तारीख को तुम बोल रहे हैं कि 25,000 होगा, लेकिन 25 तारीख तक उधर जीरो बैलेंस रहा हमारा। तो चेक वसूली के लिए भेजे गए लेकिन वसूल नहीं हुए, इस कंडीशन में हमें क्या बनाना पड़ेगा? बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना पड़ेगा। भैया इस तारीख को हमने दिया था लेकिन बैंक में इतने तारीख को आया, तो उसकी डेट हमें डालना पड़ेगी। फिर लिखा है अगला, चेक निर्गमित किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। चेक काटे गए, क्या निर्गमित मतलब काटे गए लेकिन बैंक में आज तक पहुंचे ही नहीं। तुमने किसी को चेक दे दिया 25,000 का, माल खरीदा था, तुमने 25,000 का चेक काट दिया, लेकिन वो इतना बड़ा वाला था कि बैंक ही नहीं गया अभी तक। ठीक है, माने चेक वसूली के लिए आई नहीं, तो विषम परिस्थितियां हो गई। 10 तारीख को फिर चेक दिया और वो 25 तारीख तक या 30 तारीख तक आपके बैंक में प्रस्तुत नहीं किया उसने, क्या ले लेंगे? कौन भाग रहा है? अब हमें जरूरत नहीं है पैसे की। तो मतलब अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो उस अंतर के मिलान करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा? बैंक विवरण पत्र बनाना पड़ा। फिर अगला आया बैंक द्वारा सीधी प्राप्तियां। क्या हो गया? बैंक द्वारा सीधी प्राप्तियां कई कारणों से, मान लो बैंक ने ब्याज डाल दिया, मान लो सेविंग खाता है और आपके खाते में क्या आ गया? ब्याज आ गया, या किसी ने डिपॉजिट कर दिया, सीधे डायरेक्ट कहीं से पैसा आ गया, आपको पता ही नहीं, तो बैंक में सीधा प्राप्तियां हो गई। तो उस समाधान को करने के लिए भी हमें एक विवरण पत्र बनाना जरूरी रहा। फिर आया बैंक द्वारा सीधा भुगतान। उन्होंने SMS चार्ज काट लो, ATM चार्ज काट लो, मेंटेनेंस चार्ज काट लो, सीधा भुगतान कर लिया, जितने भी ब्याज थे वो सब निपटा दिए उनने, और किस्त काट ली, तुम्हें पता ही नहीं चला और किस्त कट गई। तो ये ऐसे कारणों के कारण हमें क्या बनाना पड़ा? बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना पड़ा। बैंक से प्राप्त ब्याज, क्या अब कई बार बैंक क्या करती है? सेविंग खाते में ब्याज दे देती है, तो उसके कारण भी हमें क्या करना पड़ता है? समाधान बनाना पड़ता है। भैया कौन सी तारीख को? बैंक चार्जेस भी कह सकते हो, बैंक चार्जेस काटे गए, बैंक ने चार्ज काट लिए, उसके कारण भी आप क्या कर सकते हो? तो इस तरीके से आप टैली में बैंक समाधान का महत्व समझा सकते हो और बता सकते हो। इन कारणों से हमें टैली के अंदर बैंक समाधान या व्यापार में बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है। टैली में बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं जो इसमें भी दिया होगा, अपन भी देख लेते हैं। तो टैली में जब भी हम बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार करने की बात कही जाए तो हम निम्न प्रकार के ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी तैयार कर लेते हैं, कोई भी कंपनी तैयार कर ली, और कंपनी तैयार करने के बाद हम एक एंट्री करते हैं, राइट। तो जैसे हमने क्या किया, वाउचर्स पे गए, यहां पर हमने भुगतान कर दिया। क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। कैसे? जे लिखा हमने अल्ट सी कर दिया SBI जी, केवल घबराने चालू हो गई। तो यहां पर हमने बैंक अकाउंट डाल दिया। बैंक अकाउंट डालने के बाद इसे एक्सेप्ट कर दिया। फिर यहां पर एक व्यक्ति था राम को सरेंडरी क्रेडिटर्स या डेबिटर्स कर दिया। ओके ये हमने भुगतान कर दिया 5,000। तारीख थी 1 अप्रैल। क्या कर दिया? 1 अप्रैल को हमने भुगतान कर दिया, राइट। फिर हमने F4 दबाया। जब पैसा ही नहीं थे तो जमा कहां से कर दिए? तो हमने SBI लिखा और कैश किया। यहाँ पर 50,000 रुपये हमने जमा कर दिए। बोला पैसा ही नहीं, जमा कहां से कर रहा है, राइट। हमने कहा चल जाए भैया, देख लेता हूँ, ठीक है। फिर 2 एंट्रियां कर दी, ठीक है। हमने डेट बदल दी। क्या कर दिया? डेट 2 तारीख आ गए, हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। फिर से किससे कर दिया? SBI से कर दिया और मजदूरी चुका दी। क्या चुका दी? मजदूरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो इस तरीके से हमने 5,000 रुपये मजदूरी के भी चुका दिए। अगली तारीख में हमने कैश से एंट्री कर दी। कैश क्या कर दिया और मजदूरी चुका दी 100 रुपये या 1,000 रुपये, राइट।
तो 3 तारीख हो गई। अब हमारा बैंक समाधान विवरण पत्र देखिए कैसे बनेगा, कहाँ जाना है, ये आपको बताना है, एंट्री करके बता देना। बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने के लिए हमने 2 एंट्री की, 3 एंट्री की, कोई भी एंट्री बता देना बैंक से रिलेटेड। फिर इसके बाद डिस्प्ले पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले पे अकाउंट्स बुक्स पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अकाउंट्स बुक्स पे, और हम जाते हैं कहाँ पर, लेजर पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, और बैंक से रिलेटेड खाते को ओपन करते हैं। इसके बाद हम फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, या हम रिकॉन्सिल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके की एक विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन बता रहा है तो बैलेंस एज पर कंपनी की बुक में बोला 40,000, तो जबकि बोल रहा है अमाउंट नॉट रिफ्लेक्ट कितना 50,000, और जबकि ये बोल रहा है हमारे खाते में होना चाहिए था, बैंक बोल रही है 0 बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा नहीं यार, तुम बैंक में जब हमने मिलान किया तो 1 ही तारीख को हो गया था जी कलेक्शन, मैं जे 3 तारीख को हो गया था, या 3 तारीख को कर दिया, जे 1 तारीख को कर दिया, तो मिलान होता जा रहा। 2 डेटे क्लियर हो गई, 50,000 जमा किए, 5,000 निकाल लिए, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपने कहा जी भुगतान उसी तारीख को हो गया था। लो, तो इस तरीके से बैंक भी कह रही 40,000 है और हम भी कह रहे हैं कि 40,000 तुम्हारे पास बचना चाहिए। अब द्वारा F5 द्वारा ये सारी एंट्रियां गायब हो जाएंगी। इस विवरण पत्र को हम क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ गया। इस तरीके से पूरी प्रोसेस आप समझा